तो लास्ट लेक्चर में हम बात करने वाले थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आज पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे। वैसे रेट जो होता है किसी चीज किसी क्वांटिटी में परिवर्तन कितना स्पीड से हो रहा है, यही रेट आप जनरली जानते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो रेट होगा उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम, विथ टाइम आर कॉल्ड, रेट। यहाँ पे आप विथ टाइम की जगह पे अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा, अगर आप बोलो कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इन पर यूनिट टाइम, इन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहा जा रहा है कि किसी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में एक सेकंड में कितना चेंजिंग आ रहा है, वही चेंजिंग क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कि सपोज है आपका कोई रिएक्शन है इस तरीके का कि आपका कोई रिएक्टेंट ए है और वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए रेट हम कैसे बोलेंगे, तो रेट हम कह रहे हैं कि रेट क्या बताता है, तो रेट ये बताता है कि एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, इसी को आप बोल रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप रिएक्टेंट के टर्म में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो रेट को लेकर के, और प्रोडक्ट के टर्म में भी आप बात कर सकते हो। तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर मान लो कि आप रिएक्टेंट के टर्म में बात करते हो तो आप बोलोगे कि रेट इजकल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। मान लो कि आपका ये रिएक्शन था ए टू प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। मान लो टी टाइम इक्वल टू जीरो, यानी 0 सेकंड पे, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मान लो कि आपका ए का जो कंसंट्रेशन था वो था 10 मोल पर लीटर था, 10 मोल पर लीटर था। अब टी टाइम इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट तो बना नहीं था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। बट मान लो कि 5 सेकंड बीत गए, 5 आफ्टर 5 सेकंड ए का कंसंट, चूंकि देखो ए जो है रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ही चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब हुआ कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो जारी सी बात है ए के कंसंट्रेशन में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट ही चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो खपत किसकी होगी, खपत आपका रिएक्टेंट का होगा। तो मान लो आफ्टर 5 सेकंड इसका कंसंट्रेशन कितना रह गया, 5 मोल पर लीटर रह गया, मोल पर लीटर रह गया। और मान लो कि इसका कुछ अमाउंट बना होगा। वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 5 मोल इसका अगर डिक्रीज होगा तो इसका 5 मोल बनेगा।
5 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे। आफ्टर 5 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 5 मोल पर लीटर। और ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, 5 मोल पर लीटर होगा। तो अगर आप बात करोगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या होने वाला है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आई, वास्तव में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। कंसंट्रेशन जो ए का था, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था, वो समय के साथ में आप देख रहे हो कि घट रहा है। देखो यहाँ पे 0 सेकंड पे तो ज्यादा था, और 5 सेकंड पे क्या हो गया, कम हो गया। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो कितना डिक्रीज हो रहा है आपका कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के, और डिवाइड बाई डिक्रीज होने में कितना समय लगा है, ये आपका दोनों वैल्यू है। ठीक है, तो जितना डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन में उसको आप ऊपर लिखोगे, और जितना जितना समय लगेगा डिक्रीज होने में उसे आप नीचे लिखोगे। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो आप देख ही सकते हो, पहले 10 मोल था, अब कितना हुआ, बाद में कितना हो जा रहा है, 5 मोल हो जा रहा है। यानी आप कंसंट्रेशन में डिक्रीज देखोगे तो 5 मोल पर लीटर का कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट आया है, डिक्रीज आया। ठीक है, यहाँ पे चूंकि कंसंट्रेशन जो है आपका घट रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देखो जब भी डिक्रीज की बात आती है ना, क्या चेंज की बात आती है, चेंजिंग की बात आती है कि कितना चेंजिंग हुआ किसी क्वांटिटी में, ड्यूरेशन ए टाइम, ड्यूरेशन ए डिफिनिट टाइम, तो लास्ट वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू आप हमेशा घटाते हो। तो लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, 5 है, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो डिवाइड बाई कितना टाइम लिया गया है इसको चेंज होने में, तो 5 सेकेंड का समय लगा है, 5 सेकेंड। यहाँ पे डिवाइड क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, तो क्या आएगा, -5/5। इसका मतलब हुआ -1। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, रेट का, तो ऊपर देखो, ऊपर आप आराम से देख सकते हो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। और नीचे टाइम, यानी टाइम का यूनिट सेकंड था, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। यानी इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 होगा, 1 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब जो साइन है, साइन निगेटिव साइन ये बता रहा है, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन टेल दैट विथ टाइम, विथ टाइम concentration of reactant डिक्रीजेज, समय के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। निगेटिव साइन यही बता रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप बात करोगे, तो इस रिएक्शन का रेट कितना आया, 1 आया, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड आया। और निगेटिव साइन ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ में क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब सेम तरीके से अगर आप बात करते हो रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट आप बता रहे हो, तो यहाँ पे चूंकि समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा, तो इनिशियली प्रोडक्ट क्या था, जीरो था। इनिशियली प्रोडक्ट क्या था, इनिशियली आपका प्रोडक्ट जीरो था, जीरो कंसंट्रेशन था, प्रोडक्ट बना ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कंसंट्रेशन भी क्या होगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहते हो, तो बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज आया, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया गया इंक्रीज करने में, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए कितना टाइम लिया जा रहा है बाय द रिएक्शन। यहाँ पे वो टाइम आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो अब देखो यहीं पे सेम रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे क्या था कि रेट इजिकल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो कितना इंक्रीज आ रहा है लास्ट वैल्यू, या चेंज आप कह सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, दोनों एक ही बात था। तो कितना चेंजिंग आया, तो पहले बाद में बन गया 5 मोल, और पहले कितना था 0 मोल पर लीटर था इसका कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय टाइम कितना लिया गया 5 सेकंड का लिया गया, तो इसका रेट कितना आएगा 1 मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम आ रहा, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे निगेटिव साइन का यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन ये बताएगा, पॉजिटिव साइन हियर, पॉजिटिव साइन टेल दैट concentration of product, concentration of product increases, increases with time, टाइम के साथ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। बस प्लस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जनरल फार्मूला आपने निकाला कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस के साथ लगा दो, क्योंकि आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में क्या होता है डिक्रीज करता है, और डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना समय लग रहा है कंसंट्रेशन में चेंजिंग आने के लिए। ठीक है, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, कितना टाइम कितना समय अंतराल लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग लाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसके इक्वल किसके इक्वल होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना समय लिया जा रहा है वो नीचे होगा, और ऊपर क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, और डिवाइड बाई वो जो चेंजिंग आ रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में उतना चेंजिंग ऑब्टेन करने के लिए रिएक्शन कितना समय ले रहा है नीचे होगा वो क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो इतना बड़े बड़े मैं वर्ड्स में नहीं लिखूंगा, इसको मैं शॉर्टकट बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर इजकल टू, तो हमने क्या कहा चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट देखो चेंजिंग की बात आती है तो हम लगाते हैं डेल्टा, क्या लगाते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है डिफरेंस बताता है, डिफरेंस का मतलब चेंजिंग, क्या बताता है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, तो अगर किसी क्वांटिटी के पहले डेल्टा लगाए, इसमें डेल्टा सी लगाए, इसका मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बता रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, कितना समय लिया जा रहा है। ये देखो ऊपर वाली क्वांटिटी को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा सी से, और नीचे वाली क्वांटिटी को टाइम टेकन या कितना समय लग रहा है, यानी कितना किस टाइम पीरियड में इतना कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ जा रहा है। तो टाइम इंटरवल या टाइम टेकन बोलो या टाइम इंटरवल, कितना समय लग रहा है चेंजिंग कंसंट्रेशन में चेंजिंग आने के लिए। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे क्या आएगा आपका नीचे टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी। ठीक है,
ऊपर वाली क्वांटिटी आप डेल्टा सी और डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब जारी सी बात है, अगर कंसंट्रेशन में चेंजिंग आपका निगेटिव होगा, ठीक है, तो यानी उसका मतलब हुआ कि वो रिएक्टेंट के लिए बात हो रही होगी। और डेल्टा सी अगर पॉजिटिव होगा, तो ये इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब आप जानते हो, यू नो, देखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या बता रहा है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता रहा है, ये जो लिखा गया है, देखो एक टाइम इंटरवल, जैसे मान लो कि एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पे शुरुआत में मैंने क्या लिया था, 10 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन लिया था, और इसका टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी कंसंट्रेशन नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं था। जैसे जैसे रिएक्शन रन किया, वैसे वैसे क्या हुआ कि आप 5 सेकंड पे आपने देखा कि ए का कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर रह गया, मोल पर लीटर। 5 सेकंड बाद, रिएक्शन के स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद आपने देखा कि ए का कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर रह गया, और वहीं पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा। तो यहाँ पे अब देखो, आप एक डिफिनिट टाइम इंटरवल, यानी 0 से 5 सेकंड अंतराल पे, मतलब 5 सेकंड के अंतराल पे आपने चेंजिंग निकाला कि कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे आपने पुटअप किया, और डिवाइड बाय जितना टाइम इंटरवल था, 0 से 5 सेकंड, यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो रेट लिखा गया है, ये रेट लिखा गया किसी टाइम इंटरवल के लिए। किसके लिए? टाइम इंटरवल के लिए, यानी एक आप डिफिनिट टाइम इंटरवल में रिएक्शन के रेट को यहाँ पे लिख रहे हो, डेल्टा टी। ये जो रेट है, ये रेट है आपका एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया है, रिएक्शन किस टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है यहाँ पे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज, एवरेज का काम कब पड़ता है? तो एवरेज का काम तब पड़ता है जब किसी क्वांटिटी में क्या हो रहा हो, चेंजिंग आ रहा है। जैसे कोई मोटरसाइकिल है, कोई आपकी बाइक है। अब बाइक आप जब चलाते हो, तो कभी स्पीड इसका 50 किलोमीटर पर घंटे की आवाज से चलाते हो, कभी 60 के हिसाब से चलाते हो, 60 किमी पर आवर के हिसाब से चलाते हो, कभी 20 किमी पर आवर के स्पीड से चलाते हो। इस तरीके से आप कहीं पे अगर मान लो यहाँ से आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो एक समान वेलोसिटी से तो आप जाते नहीं हो। तो उस समय क्या होता है कि आप पूरे जर्नी के दौरान आपका स्पीड क्या रहा है, क्योंकि अब इसका स्पीड देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, आपका बाइक की स्पीड क्या हो रहा है, इस जर्नी के दौरान चेंज हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसा है कि जैसे आप जानते हो, you know that you know that with time concentration of reactant decreases। क्या होगा आपका? टाइम के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आप ये जानते हो, यू नो दैट with time concentration of reactant decreases according to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action। तो आप ऑलरेडी इसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ मास मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या वो बता रहा था? तो लॉ ऑफ मास मास एक्शन आपको बता रहा था, इसका स्टेटमेंट क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन का? ये बोल रहा था कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन,
rate of any reaction will be rate of any reaction will be directly proportional to proportional to product of concentration of reactant product of product of concentration of रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। सपोज दैट एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन का रेट अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन है? तो ए है, ए का कंसंट्रेशन इनटू यानी प्रोडक्ट, और डिवाइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जितने भी रिएक्टेंट है सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन आपको करना होगा। तो इस तरीके से आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन का रेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप देख रहे हो, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि आपका रिएक्टेंट क्वांटिटी घटेगा, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका घटेगा। और जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा, अब देखो, अब अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है। और जितना ज्यादा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रेट भी उतना क्या होगा, कम होगा। तो you here you know that reactant concentration of reactant decreases with time समय के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, तो डिक्रीज करेगा। अभी आप क्यों डिक्रीज करेगा इसके बारे में तो हम बहुत बात कर चुके कि क्यों डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में। इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो खपत किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, समय के साथ घटेगी। तो अगर क्वांटिटी घटेगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी क्या होगा, घटेगा। तो यू नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम। सो अगर रेट घट रहा है, सॉरी, कंसंट्रेशन घट रहा है, तो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सो रेट ऑफ रिएक्शन will also decrease will also decrease, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, आपका घटेगा। तो रेट आपका क्या हो रहा है, इसका मतलब हुआ समय के साथ में वेरी करेगा, रेट विल बी वेरी। अब रेट जब आपका वेरी कर रहा है समय के साथ में, विल वेरी विथ टाइम, तो यहाँ पे आपको एक जरूरी चीज, एक आपको ऐसा कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे हम क्या करें। देखो, अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पूरे रिएक्शन के दौरान, जैसे मान लो ए टू पी है, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि इस रिएक्शन का जो रेट है, मान लो एक्स मोल पर लीटर
पर सेकेंड। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस रिएक्शन का जो रेट है और एक्स मोल, एक्स कोई क्वांटिटी हो सकती है, 1 2 3 जो भी है, हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या नहीं बोल सकते कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा एक्स मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि जो रेट हो रहा है इस रिएक्शन के लिए वो वेरी कर रहा है। तो एक कोई सिंगल इसका आंसर नहीं होगा कि इस रिएक्शन का रेट इतना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेट विल वेरी विथ टाइम, समय के साथ में रेट क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है। इसलिए आप यहाँ पे कोई सिंगल आंसर आपका नहीं होगा कि इस रिएक्शन का रेट इतना होगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो रेट का, क्योंकि रेट जो हो रहा है वेरी कर रहा है। अब इसी चीज का आंसर देने के लिए आप एक टर्म डिफाइन करते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आप क्या करते हो कि पूरे रिएक्शन के दौरान जितना, हाँ, पूरे रिएक्शन के दौरान एवरेज रेट क्या रहा है इसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। बट आप जानते हो कि जब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है समय के साथ में, तो उससे क्या हो रहा है कि रेट भी वेरी कर रहा है। इसलिए हियर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक टर्म और डिफाइन करने वाले हैं, किसी एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करोगे जिसे आप बोलते हो इंस्टैन्टेनियस रेट, इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या होता है, वैसे हिंदी में इसका मतलब होता है तत्कालिक, तत्कालिक मतलब तुरंत। अब तुरंत का मतलब क्या हो गया, आप समझ ही सकते हो कि किसी, अभी को पूछे कि कोई एक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ए से पी में चेंज हो रहा है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में यानी तुरंत कितना इसका रेट है, अभी पर्टिकुलर एक टाइम आपको बता दिया जाए कि 5वें सेकंड पे कितना इसका, 5वें सेकंड में इस रिएक्शन का रेट, 5 सेकंड पे इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो आप वहां पे एवरेज नहीं बताओगे ना, क्योंकि एवरेज तो कब कैलकुलेट होता है, जब पूरा आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, एक डिफिनिट टाइम इंटरवल में रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आप एवरेज निकालते हो, ठीक है। जितना भी रेट आया है किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम इंटरवल पे, वो सारा और डिवाइड बाय कितना टाइम लिया गया उसको आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वो किसी तत्कालीन, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो, तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे, तो मान लो, लेट, अगर मान लो टाइम टी इक्वल टू क्या है आपका, मान लो सपोज, आप मान लो सपोज -DCA, -DCA रिप्रेजेंट ए स्मॉल डिक्रीज, रिप्रेजेंट ए स्मॉल डिक्रीज, ए स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो आपका -DCA, देखो सी से मतलब हुआ कंसंट्रेशन, ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन। ए का मतलब यहाँ पे जो सब्स्क्रिप्ट ए लगा है वो क्या है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए क्या है आपका, रिएक्टेंट है, ठीक है। और डी का मतलब हुआ कि यहाँ पे डी टर्म लगाया जाता है, वैसे डी, ये जो डी है ना, ए जैसे आप
डिफरेंशिएशन पढ़े हो, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो डी टर्म तब लगाया जाता है जब आपका चेंज जो हो बहुत ही स्मॉल हो। तो डी क्या बता रहा है, मतलब जो चेंजिंग, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए, डी सी ए का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डी का मतलब वो डिफरेंस। डी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए में। ठीक है, और डी, एक डी साथ ही साथ ये बता रहा है कि जो चेंजिंग आ रही है वो बहुत स्मॉल है। भाई स्मॉल चेंजिंग कब आएगी, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में आएगा, क्योंकि जब आप टाइम इंटरवल बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग काफी बड़ा हो जाएगा। तो माइनस डीसीए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो माइनस डीसीए रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसको बता रहा है, स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में स्मॉल डिक्रीज को बता रहा है आपका माइनस डीसीए। माइनस साइन इसलिए लग रहा है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। ठीक है, वेयर एज, जबकि वेयर एज डीसीबी, वेयर एज डीसीबी, यहाँ पे बी ना, यहाँ पे पी लिख दो। वेयर डीसी, वेयर एज डीसीपी रिप्रेजेंट ए स्मॉल चेंज, ए स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि आपका डीसीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डीसीपी रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना स्मॉल चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, वेयर एज डीसीपी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका, वेयर एज डीसीपी रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना स्मॉल चेंजिंग, यहाँ पे स्मॉल चेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है डीसीपी। मैं बता दिया कि भाई डी तब लगता है जब आपका चेंजिंग किस तरीके का हो, स्मॉल हो। जो डेल्टा तब लगाता है जब आपका चेंज क्या हो, लार्ज हो, चेंज क्या हो, लार्ज हो। और डी तब लगता है जब आपका चेंज क्या हो, चेंज वेरी स्मॉल हो। वेरी स्मॉल का मतलब बहुत कम हो। ठीक है, जब किसी चीज, किसी क्वांटिटी में चेंजिंग बहुत कम आ रहा हो, ठीक है, तब आप लगाते हो डी। ठीक है, इनफाइनिटिमिबल स्मॉल क्वांटिटी के लिए आप लगता है क्या, डी लगता है। तो डी का रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, और चेंजिंग को, चेंजिंग को, स्मॉल चेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डीसीपी का मतलब कंसंट्रेशन चेंजिंग जो कि बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही है इसको डीसीए रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर एज डीसीपी रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, इन ए वेरी शॉर्ट, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, मान लो बहुत कम समय अंतराल के लिए, कम समय अंतराल, बहुत कम टाइम, इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एंड पीरियड, ठीक है, मतलब कि जो समय में, जो आप जिस समय अंतराल में कर रहे हो वो आपका पीरियड जो है बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। ये आपको यहाँ पे सारी क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन which are very small, and DCP represent the change in concentration of reaction very small। और ये सारे जो चेंजिंग आ रहे हैं, स्मॉल चेंजिंग आ रहा है कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट और
स्मॉल चेंजिंग आ रहा है आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में, किस टाइम और डीटी टाइम इंटरवल या डीटी टाइम इंटरवल इंटरवल में आपका चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिखोगे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैन्टेनियस इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज के लिए क्या लिखा करते थे, एवरेज के लिए लिखा करते थे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्शन, और डेल्टा टी क्या था, टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। ठीक है, या चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल। आप यहाँ पे डेल्टा टी आपको क्या रिप्रेजेंट किया करता था, तो टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट किया करता था, और डेल्टा सी क्या रिप्रेजेंट करता था, तो चेंज इन कंसंट्रेशन। ये आप तब लिखा करते थे जब आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है तब। बट इंस्टेंटेनियस केस में क्या होगा, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट, किसी रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो, तब इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, तो माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी। है तो वही चीज, वही टाइप का लिखा हुआ है। देखो डी सी क्या है आपका, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर क्या था यहाँ पे एवरेज केस में, तो ऊपर भी आपका रहा करता था चेंज इन कंसंट्रेशन, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, डी लगा दिए हैं। डी इसलिए लगा दिए क्योंकि जो चेंजिंग है वो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में है। ठीक है, और डी टी क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, इजकल टू डी सी पी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, जैसे मान लो, आप समझो बात को, जैसे मान लो कि ए आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, जो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब मान लो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन मान लो कि 5 मोल पर लीटर था, और इसका कंसंट्रेशन जीरो था। अब बात कर रहे हो कि मुझे निकालना है टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब इस टाइम इंटरवल पे, इस टाइम पे आप अगर रिएक्शन यानी तक कैसा आप रिएक्शन निकालना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी इसका मतलब हुआ कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, आपको तो किसी टाइम इंटरवल में तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आप कैलकुलेट कर रहे हो, कि मुझे कैलकुलेट करना है कि 0 सेकेंड से 0.5 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आप तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको 0 से 0.5 सेकेंड टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता, तो आप लिखते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड माइनस चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। आप ऐसा लिखते और डिवाइड बाय कितना, कितने टाइम इंटरवल में आप बात कर रहे थे, तो 0.5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, इतना टाइम इंटरवल लग रहा है आपका, 0 से 5 सेकेंड के बीच में आप बात कर रहे हो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर हो जाता आपका, और नीचे क्या हो जाता, टाइम इंटरवल। बट आप कब बात करो, आप ये चाह रहे हो कि मुझे इस रिएक्शन का रेट मेजर करना है एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। अब टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसके लिए देखो टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे आप, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, इसका मतलब हुआ आप कैलकुलेट करना चाहते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करना चाहते हो। अब मान लो, देखो अब इस केस में क्या होगा, 0.5 सेकेंड पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर कि टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, इसका जो कंसंट्रेशन था वो 3 मोल पर लीटर रह गया, और इसका कितना हो गया, 2 मोल पर लीटर हो गया। अब इस इस टाइम पे 0.5 सेकेंड पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि आपको रेट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रेट इक्वल टू
देखो, अब मान लो कि अब मान लो कि अब वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मान लो 0.01 सेकेंड के जस्ट बाद, यानी मान लो कि जीरो, देखो आपको निकालना है 0.5 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि एक वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और मान लो सपोज दैट वो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल यानी 0.01 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस समय आप देखोगे, मान लो किसी कंसंट्रेशन में, जैसे 0.5 इसका कंसंट्रेशन कितना था, 0.5 सेकेंड पे 3 मोल पर लीटर था। अब मान लो इतने टाइम इंटरवल में इसका और कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के कितना रह गया, 3 मान लो 2.095 रह गया, या 2.95 रह गया, ऐसा आप मान सकते हो, 2.95। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कितना कंसंट्रेशन में चेंजिंग आया भाई, तो इसका कंसंट्रेशन में चेंजिंग आया, सपोज दैट, सपोज क्या करना है आपको, तो कितना कंसंट, देखो यहां से यहां तक आ गए, यानी 2.95 -3, ये जो वैल्यू आएगी आपकी 0.05 जो आएगा, और डिवाइड बाय 0.01 आएगा, इसे आप डिवाइड कर दोगे तो 5 आएगा, 5 मोल पर लीटर। तो इसका मतलब हुआ, देखो आप वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल चूज किए। अब चूंकि देखो, जो टाइम इंटरवल आप चूज कर रहे हो ना, वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो उस टाइम इंटरवल में लगभग कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन आप इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हो ना, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि टाइम इंटरवल आपका क्या है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम है, और उस शॉर्ट टाइम में कंसंट्रेशन में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, बहुत कोई खास चेंजिंग नहीं आएगी। इसीलिए आप यहाँ पे ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट आपको 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड पे कितना मिल गया, 5 मोल पर लीटर। इंस्टेंटेनियस रेट मिल गया आपको, इंस्टेंटेनियस रेट AC by AT, यानी change in concentration is very small interval is the good time interval is very small. ठीक है, ये सारे विचार यहाँ पे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को पहले मैंने डिफाइन किया, मैंने कहा कि एक सेकंड में किसी एक एक में कंसंट्रेशन की या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, उसको रेट ऑफ दो मीटर और एवरेज रेट आप निकालते हैं किसी भी असर के लिए, एवरेज रेट पूछते हो, एवरेज रेट। और दूसरा आप क्या निकालते हो, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करते हो, एवरेज आप ये करने और इंस्टेंटेनियस निकाला जाता है। तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम के रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करना चाहते हो, दोनों के लिए हमें फार्मूला क्या है, ये सिंपल चीज है, वो बहुत बहुत ज्यादा हिडन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करोगे जरा इस ग्राफ की, ग्राफ बना करो, लेकिन टाइम टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, केवल एक्सिस को मैं केवल एक्सिस को मैं कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं और एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करूं, टाइम मैं रिप्रेजेंट करूं, उसको पता है। बाद में
भी था, रिएक्टेंट तो था ही नहीं। तो यहाँ पे मान लो एक डिफरेंट कंसंट्रेशन मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है टाइम टी इक्वल टू जीरो। देखो जीरो समय पे ये यहाँ पे समय कितना है, टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। और जैसे जैसे समय बीत रहे हो, समय जैसे जैसे इस एक्सिस पे जाओगे समय बढ़ेगा। सेम तरीके से हाल हो ये होगा कि यहाँ पे अब देखो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना था, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ उसको। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, जो लाइन है, ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। और इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, देखो इधर जब जा रहे हो आप इस एक्सिस पे, ठीक है, एक ग्राफ किधर की तरफ कैसे टेंड कर रहा है, तो आपका एक ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। और जिस देखो यहाँ पे इस ऐसे से जा रहे हो, एक ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब हुआ कि टाइम बढ़ रहा है। देखो इस एक्सिस पे टाइम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, इस एक्सिस पे आपका टाइम बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे मान लो कि आप बात करोगे कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ज्यादा था आपका रिएक्टेंट का, अब बात करोगे टाइम टी इक्वल टू मान लो ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि समय के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। इस तरीके से ग्राफ आएगा। अगर आप बात करोगे प्रोडक्ट के केस में, तो प्रोडक्ट का टाइम टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था, तो जीरो था। अब जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्ट बनेगा, अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक इन इंक्रीज करते हुए एक आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एक किसके लिए है लाइन, तो प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ किसी किसके बीच में, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन में किस तरीके से चेंजिंग आ रहा है विद टाइम, एक ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, ठीक है। अगर आप बात करोगे, एक ग्राफ और मैं बनाना चाहता हूं, किसके किसके बीच में, तो रेट के बीच में और टाइम के बीच में। रेट इस एक्सिस पे मैं रेट लेता हूं और इस एक्सिस पे टाइम लेता हूं। तो आपको पता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो आपका रेट भी क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आएगा, घटता हुआ एक ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। इस ग्राफ से पता चल रहा है कि रेट भी क्या हो रहा है, जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे रेट आपका, रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर द रिएक्शन। मान लो आप क्या कंसीडर करो, एक रिएक्शन कंसीडर करो, कंसीडर ए रिएक्शन। वो रिएक्शन इस टाइप का है जिसमें क्या है आपका, कि बहुत सारे रिएक्टेंट है, बहुत सारे रिएक्टेंट है, डाट डाट करके। अब मैं सारे रिएक्टेंट को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ये सारे रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, इस तरीके से सी प्लस डी, ठीक है, डाट डाट करके। ये आपका कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या आप देख रहे हो, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एक रिएक्टेंट ए है जिसकी क्वांटिटी, जिसके कितने मोल है, m1 मोल है। एक और रिएक्टेंट है जिसका कंसंट जिसके मोल कितने हैं, m2 मोल है। और अदर भी आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ इधर आपका प्रोडक्ट बन रहा है सी, और सी के कितने मोल है, मान लो n1 मोल है।
और यहाँ पे डी के कितने मोल है, तो N2 मोल है, और डाट डाट करके मतलब और भी प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर आप निकालना चाहते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो अगर आप हो, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू, देखो मैंने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपका करना पड़ता है dC/dt। यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, वो टर्म यूज करते हो जो आपका रिएक्टेंट होता है। अगर यहाँ पे माइनस एल लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे प्लस लगा रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, देखो किसी भी जब आप किसी केमिकल इक्वेशन, जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पहले जो मेजर वैल्यू लिखी होती है, इसका बोलते हो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हो, स्टाइक्योमेट्रिक स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हो रिएक्टेंट से पहले या प्रोडक्ट से पहले। ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले जो केमिकल वैल्यू लिखी होती है, माइनस बाई एम, वो स्टैटिक कोफिशिएंट होता है, वो नीचे चला आता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, डी सी ए बाई डी टी। ठीक है। इसके टू सी बाई एम टू, ये जो स्टैटिक कोफिशिएंट का नीचे चलाया, कि आप रिएक्टेंट के टर्म में लिखने जा रहे हो, या माइनस लगा दो, और सी टी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है। अब सेम तरीके से आप प्रोडक्ट लिखा सकते हैं, भाई पीछे जाएगा, स्टैबिलिटी को किससे होगा, इसीलिए हम क्या यहाँ पर प्लस लगा देंगे, BC कैपिटल सी में लिख देता हूँ, और स्मॉल सी डिवाइड बाई डी। ठीक है। इसका 1/L2 DCD डिवाइड बाई डी। ये है आपका इस केमिकल इक्वेशन के लिए रेट एक्सप्रेशन। इस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या है, रेट एक्सप्रेशन है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देख रहे हो क्या है, कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो नीचे चला आया, और डीसीए का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डीसीबी क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, डीसी सी, सी का मतलब कंसंट्रेशन, और किसका कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट सी, क्योंकि दो बार सी आ जा रहा है। एक सी आपका ऊपर जो कैपिटल सी है वो है आपका कंसंट्रेशन के लिए, और नीचे वाला सी है आपका कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट आपका सी था। और यहाँ पे डीसीडी का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये सारे एक दूसरे के इस तरीके से इक्वल करके लिखे जाएंगे। ठीक है, इक्वल करके लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो आपको लिखना तो आ ही गया होगा इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, और चेंज हो रहा है आपका एम प्लस एन में, इस तरीके से कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहोगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, मान लो इसके स्मॉल ए मोल है, इसके स्मॉल बी मोल है, इसके स्मॉल एम मोल है, और इसके स्मॉल एन मोल है। तो कैसे लिखोगे इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ये जो कोफिशिएंट है ये नीचे चला आएगा, और यहाँ पे का डी सी ए। ठीक है।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम इंटरवल इजिकल टू, माइनस भी लगाओगे क्योंकि भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ में घटता है, डिवाइड बाई ए जो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है, ठीक है, ए कितना है, स्मॉल बी, तो ए स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है बी का, रिएक्टेंट बी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नीचे चला आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, डी सी बी बाई डी टी माइनस के साथ। अब इसके टर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे होगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे चला आएगा, डी सी एम डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी लिखी होती है और उसके नीचे उसके सामने कोई अगर साइन ना लगाओ तो हम क्या कंसीडर करते हो, पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी एम, और यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई, यहाँ पे एन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, और डी सी एन डिवाइड बाई डी टी। तो दिस इज आपका इक्वेशन, ठीक है, इज फॉर इंस्टेंटेनियस रेट फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, इसमें कुछ चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर इसी रिएक्शन का, ये जो इक्वेशन मैं लिखा था, इक्वेशन मान लो इक्वेशन आपका स्टार है, इस इक्वेशन स्टार के लिए अभी आपने लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप बात करते एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप बात करते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए कैसे लिखा, सेम तरीके से लिखा जाएगा, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नीचे चला आएगा, और यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा सी ए, डेल्टा सी एक मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो सेम तरीके से जैसे आप इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे थे, वैसे ही आप एवरेज रेट के लिए भी चीजें करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/m2 डी सी बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे लिखोगे कैसे, तो 1/n1 डेल्टा सी कैपिटल सी स्मॉल सी, और डिवाइड बाई डेल्टा टी इजिकल टू 1/n2 था, तो n2 नीचे चला आएगा, डेल्टा सी ऑफ टी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो सेम तरीके से आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज लिख सकते हो, आपका एक ही तरीके से लिखा जाएगा, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो चाहे एवरेज रेट हो। अच्छा, इसमें जो आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये क्या, ये डी सी ए बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बता रहा है क्या, तो ये आपका बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। चूंकि जब ये रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन में आपका एक किस तरीके का काम कर रहा है, तो ये आपका रिएक्टेंट का काम कर रहा है। आपको पता होता है कि रिएक्टेंट जब रिएक्शन रन करेगा तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, यानी डिसअपियर होगा, ठीक है, घटेगा ना, और घटने का मतलब डिसअपियर होगा, ठीक है। जैसे अब क्या है कि यहाँ पे डीसीए बाई डी टी को मैंने क्या बोला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, सेम तरीके से क्या है, तो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी, और ये क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, चूंकि सी बन रहा होगा, यानी सी बनने का मतलब को क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है, सोल्यूशन में क्या होगा, अपीयर होगा। और बी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, घटने का मतलब क्या हुआ कि खत्म हो रहा है ना, खत्म होने का मतलब डिसअपियर, ठीक है। और ये क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें आप एक एक करके समझ चुके हो।
इस लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर है को तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फैक्टर। चलो नेक्स्ट लेक्चर